रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो अपने सुपरवाइजर के सामने एक सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पीएचडी एनरोल हो जाते हैं, तो जब आप पीएचडी एनरोल हो जाएंगे तो आपको सुपरवाइजर कहेगा कि एक सिनॉप्सिस तैयार करके लाइए। आप सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाएंगे अपने सुपरवाइजर के पास, और सिनॉप्सिस में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि पीएचडी कैट के क्रम में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पीएचडी कैट बताया, तो इसी क्रम में आपको सबसे पहले अपनी समस्या का निरूपण करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर आप उपकल्पनाएं लिखते हैं। उपकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस, जिसमें आप एक एज्यूम्ड एनालिसिस बनाते हैं। एज्यूम मतलब ऐसा हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए तो आप क्या फाइंड करोगे, एक इसका अनुमानात्मक कथनात्मक विवेचना होती है। अनुमान के आधार पे कथन वर्णन करते हैं, अनुमान के आधार पे कथनों को रखा जाता है। इसके बाद आप यहीं पर डिजाइन डिजाइन यानी कि आप मेथोडोलॉजी का पूरा चैप्टर है, मैं आपको मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो मेथोडोलॉजी बनाते हैं कि हम क्या पद्धति, किस पद्धति से हम अपना रिसर्च करेंगे, पूरा कार्य प्रणाली इसकी। उसके बाद आप कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करने का, कि आपने कौन कौन से डाटा कैसे कलेक्ट करना है, या कैसे कलेक्ट करेंगे, या कैसे कलेक्ट करेंगे। पहली डाटा कौन सा होगा, सेकेंडरी डाटा क्या होगा, ये आप मेंशन करते हो। उसके बाद उस डाटा को कैसे एनालिसिस करोगे, ये मेंशन करते हो। और एनालिसिस का मतलब हो गया कि जैसे आप एसपीएसएस प्रणाली अपनाओगे, स्टैटिस्टिक्स करोगे, टैबुलेशन के लिए आप क्या मेथड अपनाओगे, ये सारी चीजें एनालिसिस में होता है। इसके बाद आप जनरलाइजेशन में सिद्धांतीकरण करते हो कि आप क्या खोज करके पा रहे हो, क्या खोज करके आप निकालोगे। इस प्रकार से आप अपना 6 चरण में व्याख्या करते हो। इसी में आपने उपकल्पनाएं बनाई, 6 चरण में आपने उपकल्पनाएं जो रखी हैं, उन्हीं उपकल्पनाओं पर आपका जो सुपरवाइजर होता है वो स्टडी करके उनमें से कुछ को नल घोषित करता है। जरूरी नहीं कि करे, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो आपके स्टडी के अनुरूप नहीं है तो उन्हें नल घोषित करेगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हम लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं और स्टेशन पे उतरते ही हमें पता नहीं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किधर है। तो स्टेशन पे जैसे उतरते हैं वैसे ही हमारे मन में 5-7 प्रश्न आए। अभी 5-7 प्रश्न हमारे कल्पनाएं हैं कि क्या भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी राइट जाने पे होगा, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी लेफ्ट जाने पे होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी पीछे जाने पे तो नहीं बैक वाले गेट से या सीधा अपवर्ड आगे जाने पे जो सीधा रास्ता जा रहा है यही हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी मेट्रो में हो, नीचे हो, क्योंकि आजकल बड़े शहर हैं तो मेट्रो में बहुत कुछ बनाया जा रहा है, हो सकता है यूनिवर्सिटी नीचे बनाई गई हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें आपके मन में बनी, आपके दिमाग में कई कई एक एजम्पशंस क्रिएट हो गए, ठीक है। एजम्पशंस कई एक क्रिएट हो गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये 5 रास्ते हो सकते हैं। अभी जैसे हम एक साधारण सी बात कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हमने 5 रास्ते 6 रास्ते अपनाए, ये हमारी उपकल्पना ही समझ लीजिए। अब हम इन 6 रास्तों में से, चूंकि हम लखनऊ के नए हैं, हमें पता नहीं है, तो हम वहां किसी गाइड से मिलेंगे और रास्तों के विषय में पूछेंगे। गाइड, अब गाइड कौन हो सकता है, स्टेशन पे बहुत से मौजूद लोग हो सकते हैं, चाय वाला भी हो सकता है। हमने पूछा, सपोज करो एक टी स्टॉल वाले से पूछा, भैया ये बताइए कि हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना है, क्या राइट जाए, क्या लेफ्ट जाए, या पीछे वाली गेट पकड़ रहे हैं, या सीधे जो रास्ता जा रहा है चले जाए, या मेट्रो में नीचे जाने को मिलेगा, या ऊपर अंतरिक्ष में जाने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो चाय वाला है वो हमें लखनऊ से हमसे ज्यादा वो परिचित है, क्योंकि हम तो लखनऊ पहली बार आए हैं, पर वो लखनऊ में है, इसलिए वो हमारा गाइड है, ठीक है। तो वो हमको बताएगा कि भैया ऐसा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी तो हम नहीं गए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि लखनऊ में होगा और ये स्पेस में नहीं होगा। बात को समझिएगा।
ज्यादा सही आंकड़ा बताएगा, मतलब वो ये गलत आंकड़े को हटाएगा, कहेगा ये नहीं हो सकता, इसे आप हटा दीजिए। हमारे समझ से इन सब 4-5 रास्तों में मेट्रो में भी हो सकता है, लेकिन स्पेस में तो लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर उस बंदे ने हमें सही गाइडेंस दिया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ होगा। अब इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए मतलब एच नॉट, तो वो एक प्रकार से हमारा गाइड है, उसने इसको हटा दिया एच नॉट। और अब हमारे सामने 5 संभावित रास्ते खुल गए। एक रास्ता खुल गया राइट को, लेफ्ट को, बैकवर्ड, अपवर्ड और मेट्रो की। अभी मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि क्या नल हाइपोथेसिस हम जानबूझ के बनाते हैं। तो कई बार ऐसा हाँ भी है, सच है कि सुपर एक रिसर्च वाला जानबूझकर जो है नल हाइपोथेसिस बनाता है, क्रिएट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रिसर्च स्कॉलर चाहता है कि उसे मेट्रो को सफर मिल जाए। सपोज करो हम चाहते हैं कि हमें मेट्रो घूमने का सफर मिल जाए, ठीक है, तो हमने क्या रखा, स्पेस डाल दिया। अब स्पेस डाल दिया और एक को ही काटना है। सुपरवाइजर को 5 रास्ते आपको सुझाने हैं। शिव मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर, थोड़ा डिस्टर्ब। अच्छा, तो सुपरवाइजर को 5 रास्ते ही साधना है, ठीक ना। तो अब एक रास्ता हटाना है उसे, तो वो उसने सबसे ज्यादा नेगेटिव इसको हटा दिया। अब हमें चांस मिल गया मेट्रो जाने का। मतलब इस समझिए कि कई बार जानबूझकर जो शोधार्थी होते हैं वो उपकल्पनाएं नल बनाते हैं। अब एरर ऑफ, इसी कहते हैं एरर, एरर समझिएगा तकनीकी भाषा में बता रहे हैं, एरर ऑफ नेग्लिजेंस, कितना नेग्लिजेंस, कितना एरर है। अब इन दोनों में देखें तो 95% एरर है स्पेस जाने में और 5% एरर है मेट्रो वाले में, समझे। तो एरर है 95%, ये 95% एरर है और ये 5% एरर है। तो बशर्ते 5%, बशर्ते 95% 5% सही मान दिया जाता है। तो क्या हुआ, इसको सही मान लिया गया, क्लियर ना। तो इस प्रकार से ये चूज हुआ और हमें मिल गया मेट्रो का सफर, क्लियर। एक और एग्जांपल, ये तो आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा। सपोज करिए कि हम मेला अध्ययन करना चाहते हैं, हमारा टॉपिक मेले पर है और हम चाहते हैं कि हमें इलाहाबाद मिल जाए, ठीक है। हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि कुंभ मेला इलाहाबाद का है, लगा है और हमें हमारे सुपरवाइजर दे दें। लेकिन कुंभ 4 जगह लगता है, नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में भी लगता है, ठीक है ना। अब हमने चारों उपकल्पनाएं रखी अपने, मान लीजिए प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें प्रयागराज मिल जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें ज्यादा कमियां दर्शाएंगे और इनमें कम, बात समझ गए ना। तो हम ज्यादा कमियां दिखाएंगे, इनमें ज्यादा फायदा दिखाएंगे। अब तो सुपरवाइजर जाहिर सी बात है सबकी तुलना में इसे दे देगा प्रयागराज, ठीक है। अब प्रयागराज हमें मिलना चाहिए था, आपको हम ऐसी चालाकी रूप से विवेचना करेंगे कि प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, हाँ मना आते हैं, लेकिन हम उसी हिसाब से सजाएंगे कि प्रयागराज में ये विशेषताएं हैं। प्रयागराज में 14 अखाड़े हैं, प्रयागराज में सभी प्रकार के जो कहा जाए बड़े से बड़े तीर्थ स्थल मौजूद हैं, प्रयागराज में ये विशेषताएं हैं। और इन तुलना में यहाँ पर इन दो में तो कभी अर्धकुंभ लगता नहीं, प्रयागराज में अर्धकुंभ और कुंभ दोनों लगता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी जो परसेंटेज ऑफ नेग्लिजेंस है वो इन सब में बढ़ जाए और इसमें सबसे कम रहे। तो एरर इसमें कम होगा और ये हमें ऑप्ट करने को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो रिसर्च स्कॉलर है वो जानबूझकर अपने पसंद का विकल्प चुनता है, ठीक है। अपने पसंद इस तरीके से कहा जाए तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बनाता है, क्लियर, ठीक है।
अब क्या होगा, यहाँ पर जब एक नल हाइपोथेसिस घोषित हो गए तो बचे हुए हाइपोथेसिस क्या कहलाएंगे, बचे हुए हाइपोथेसिस कहलाएंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक प्राकल्पनाएं, वैकल्पिक यानी जो बचे हैं। और इनमें से पर हमने अपना रिसर्च करते हुए फाइंडिंग पहुंचे या प्राप्त किया, सपोज करो हम राइट साइड से अंत में लखनऊ पहुंचे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्किंग है, जिस पर हमने कार्य किया और फाइनली हल निकाला, तो वो हमारा बन जाएगा कार्यकारिणी उपकल्पना। क्लियर, ये मैंने आपको कल तक उपकल्पनाओं के विषय में बताया था। तो अब चलते हैं आगे। अब पढ़ाएंगे आज आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, सैंपलिंग शुरू कर देंगे। चलिए दिखाई दे रहा है जी। स्क्रीन दिख रहा है सबको, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। चलिए इसको रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं। सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है या हमारा वीडियो भी दिख रहा है? सर दोनों ही दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं ना, ठीक है करते हैं। अब क्या हमारा वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है सर।
तो चरों के विषय में पूरा डिटेल एनालिसिस। चर क्या है? एक तकनीकी शब्द जिसका प्रयोग आनुभाविक शोध में किसी विशिष्ट सामाजिक विशेषता अथवा सामाजिक कारक जैसे आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, प्रजाति आदि के लिए किया जाता है। यानी जब हम शोध करते हैं तो हम कुछ कारकों को, कुछ फैक्टर्स को आधार बनाते हैं। बिना फैक्टर्स को आधार बनाए हम शोध कार्य नहीं कर सकते। शोध कार्य के दौरान इन फैक्टर्स के आधार बनाकर हम गणना करते हैं और तथ्यों को निकालते हैं और तथ्यों के आधारों पर हम शोध का एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ये चर बहुत महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मजबूत भवन के लिए ईंटों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी शोध के लिए चरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चर उस शोध के ईंट का स्वरूप कार्य करते हैं। समान अर्थ में ये परिवर्त या चर का तात्पर्य ऐसी मात्रा से है जो बदलती रहती है, जो स्थिति रूप, व्यक्ति रूप बदलती रहती है। जाहिर सी बात है, जब हम आय की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की आय 1000 है तो दूसरे की आय 2000 हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। आयु भी इसी प्रकार से, कोई 34 साल का, कोई 35 साल का। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति जो है बदलती रहती है। विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित चर अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, समूह, घटनाओं की किसी ऐसे विशिष्ट लक्षण, गुण व विशेषताओं को कहते हैं जिसकी भिन्न व्यक्तिगत इकाइयों में भिन्न मात्रा होती है। व्यक्तिगत इकाइयों के तहत इनको बदलता हुआ देखा जाता है। अब इनके प्रकार की बात करें तो हम इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं प्रकार के आधार पर। जिस प्रकार से मैंने आपको उपकल्पनाओं के विषय में भी 2 वर्गों में बांटा था, वैसे ही हम इसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं, विशिष्ट वर्ग और गौण वर्ग। विशिष्ट वर्ग की बात करें तो 3 प्रकारों में से हम बांट सकते हैं। विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत हम इसे रखेंगे तो आश्रित चर, पहला वर्ग हो जाएगा, पहला प्रकार। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र चर, और तीसरा है मध्यवर्ती चर। अब आश्रित चर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मध्यवर्ती को इंटरवेनिंग कहा है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इसको मतलबों को समझे एक एक का। जब हम आश्रित चर की बात करते हैं
तो कुछ चरों को आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने परिणामों एवं परिवर्तनों के लिए दूसरे चरों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। एक यहाँ पर कहा जाए तो धूम्रपान एक स्वतंत्र, जैसे हमने कहा कि धूम्रपान पान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान यहाँ क्या है, एक स्वतंत्र चर हो जाएगा, और कैंसर क्या है, एक आश्रित चर हो जाएगा। इस प्रकार से समझिए कि कैंसर पर सब केंद्रित है, कैंसर पर सब केंद्रित है, क्योंकि अगर हमने कहा धूम्रपान यानी स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकता है, जैसे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जैसे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स में अनिद्रा, जैसे कोशिकाओं का विखंडन सेल डिस्ट्रक्शन, जैसे पुअर मेंटल एक्टिविटीज और एक्स वाई जेड कुछ भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे स्वतंत्र बदल रहे हैं, जबकि फिक्स्ड कैंसर फिक्स्ड है, जो नहीं बदलता, जो फिक्स होता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं। अब स्वतंत्र चर क्या है, एक स्वतंत्र चर या परिवर्तित चर कहते हैं जिसकी उपस्थिति या उसमें होने वाले परिवर्तन किसी अन्य आश्रित चर को प्रभावित करता है। अभी हमने उदाहरण दिया, धूम्रपान एक स्वतंत्र चर होगा और कैंसर एक आश्रित चर हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है मध्यवर्ती चर, इसका क्या मतलब है, इन दोनों चरों के बीच की स्थिति या कारणात्मक बोध को व्याख्या करता है। जब दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य परिवर्त का प्रयोग एक व्याख्यात्मक कड़ी के रूप में किया जाता है, तब इस तीसरे परिवर्त को मध्यवर्ती परिवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है। अब इसी उदाहरण को एलोबरेट करें, धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है। समझ सकते हैं, स्मोकिंग causes cell destruction causes cancer। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल डिस्ट्रक्शन है, कोशिका विखंडन है, ये स्मोकिंग और कैंसर के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाली मध्यवर्ती कड़ी। तो इसे क्या कहा जाएगा, मध्यवर्ती चर कहा जाएगा, बीच की कारणात्मक बोध करने वाली चर कहा जाएगा। तो यह हो जाएगा मध्यवर्ती चर। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि सामाजिक एकीकरण का ह्रास, ठीक है, आक्रामक भावों को उत्पन्न करता है जिससे आत्महत्या या मानव हत्या होती है। यहाँ पर हमने कहा इस डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन creates aggressiveness, causes human death or suicide। तो अब यहाँ पर क्या था, तीन चार दिख रहे हैं, और डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकीकरण का ह्रास, ठीक है, आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस लाती है जिससे ह्यूमन डेथ मानव हत्या या आत्महत्या को प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी तीन चार दिखाया हमने, और इसमें देखें आप तो ये आश्रित चर है, ठीक है, सॉरी ये आश्रित चर है और ये स्वतंत्र चर है और ये आपका इंटरवैल्यू यानी मध्यवर्ती चर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया एक साधारण विशिष्ट प्रकार के चरों का उदाहरण, चरों के प्रकार। अब गौड़ प्रकार के भी चर को देखें तो गौड़ में जैसे गुणों और कहा जाए तो गुणों या गणना के आधार पर इसे परिमाणात्मक चर और गुणात्मक चर कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो बना देते हैं एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण। पहला है क्वालिटेटिव,
क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के आधारित, गुणात्मक चर, गुणात्मक। और दूसरा है क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे आधारित, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पर आधारित। तो अब क्वालिटी पे आधारित, जैसे हमने कहा, संख्यात्मक इकाइयों की अपेक्षा श्रेणियों को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तनों को हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिंग, धर्म, जाति गुणात्मक परिवर्तन हो गए। ऐसे परिवर्तनों के भेद के लिए अंकों, संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता। और परिमाणात्मक चर एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अनेक संख्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परिमाणात्मक चर, जिसे परिमाणात्मक चर कहते हैं। जैसे आयु, आय, परिवार का आकार आदि। तो ये मैंने भी आपको चरों के विषय में बताया, सभी प्रकार के चर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन। हाँ, समझ में आया? यस सर। परिमाण यानी संख्या पे आधारित हो, वहाँ परिमाणात्मक चर कहेंगे। तो इस प्रकार से गुणात्मक और परिमाणात्मक दो प्रकार के चरों की व्याख्या किया यहाँ पर। तो समझ में आ गया चर? क्लियर है चर? ठीक है। देखिए चरों से जो है बनता है, क्या कहते हैं, तथ्य बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं। हम जब रिसर्च करते हैं तो इन्हीं चरों के आधार पर ही हम रिसर्च करते हैं। इन्हीं चरों से जोड़ जोड़ के, जैसे मान लीजिए हम कुंभ मेले पे स्टडी कर रहे हैं, साधुओं पे हमने अपना डाटा लिया। ठीक है, मेरा रिसर्च कुंभ मेले पर आया है, मैंने पीएचडी किया है, तो कुंभ मेला स्टडी एंड स्टडी ऑफ कल्चर पे किया। तो जो हमारे प्रमुख डाटा लेने का जो केंद्र बिंदु था वो था साधु। अब साधुओं पे अध्ययन कर रहे हैं, तो साधुओं के ऊपर जानकारी कलेक्ट करना है। साधुओं की आय कितनी है, बार बार कट जा रहा है, चले जा रहे हैं। कहाँ चले गए? नेटवर्क लगता है खराब है। क्या हुआ, बार बार गायब हो जा रहा है नेटवर्क? बार बार कट रहा है सर। साधुओं के विषय तक पूरा आप तो कनेक्ट हो? हाँ सर। हो सकता है नेटवर्क वीक हो उधर आपकी तरफ, इसलिए ऐसा हो। जी जी। जब नेटवर्क कमजोर होता है तो गायब होने लगता है, जब आते हैं तो वापस आ जाता है। हो जाता है। तो जैसे अभी हम बता रहे थे, साधुओं पे हमने रिसर्च किया, तो अब हमको ये जानना है कि जो साधु है उसकी एज कितनी होती है। तो अब हमने पीएचडी किया है, हम एक एवरेज एज बताएंगे। अब हमने मान लीजिए 500 साधुओं से जानकारी ली, डाटा लेते समय 500 साधुओं से डाटा भरवाया, तो 500 साधुओं का एक एवरेज निकला कि 35 से 40 साल। तो अब हमारे कॉमन तथ्य
तथ्य यानी फैक्ट निकल कर के आया कि अधिकतर साधु 35 से 40 साल की उम्र के होते हैं। ये तथ्य निकल के आया, फैक्ट निकल के आया। कब निकला? जब हमने इस चर को, भैया आपकी उम्र क्या है, हर एक साधु से पूछा, तो ये चर पर यह तथ्य निकल के आया। अब इसी तरीके से कितना पढ़े होते हैं साधु, अब ये भी चर पे आधारित बनाया गया। तो उसी क्वेश्चन एयर में जो क्वेश्चन की तालिका थी, हमने एक प्रश्न रखा कि आपने कितना पढ़ाई किया है। किसी ने कहा हम कक्षा 10 पास है, किसी ने कहा हम ग्रेजुएट है, कोई कहा हम अंगूठा टेके। इस तरह से आपने अपना क्वालिफिकेशन मेंशन किया। एक एवरेज हमने निकाला जिससे हमें पता चला कि अधिकतर जो साधु हैं वो इंटर पास होते हैं, यानी हाई स्कूल से इंटर के स्टैंडर्ड से ज्यादा के नहीं। तो ये क्या है? एक तथ्य निकल के आया। तो तथ्य निकलता है चर, ठीक है, और तथ्यों पर आधारित हम शोध करते हैं। इसलिए चर क्या है? ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। जैसे भवन को बनाने में ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही ये ब्रिक्स होते हैं, और ये जितना ज्यादा सटीक लिए जाएंगे उतना बढ़िया भवन निर्मित होगा। क्लियर? चलिए आगे अब हम लोग एक नया चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सैंपलिंग शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सैंपलिंग की ओर। शिव सैंपलिंग क्या होता है बताइए, निदर्शन किसे कहते हैं? बताइए, निदर्शन क्या है? निदर्शन निदर्शन क्या है? इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं। पूजा आप बताओ। सभी हाँ सर। हाँ समझाइए पूजा। निदर्शन क्या होता है? सैंपलिंग किसे कहते हैं? सर सैम्पलिंग सर जब किसी चीज को मतलब लेते या खरीदने से पहले जो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं उसे ही सैम्पलिंग का बोलते हैं। ऐसे बताएंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी है। सबिया आप बताइए। सर नहीं पता मैं भी सही से। डेटा कलेक्शन को कहते हैं। डेटा कलेक्शन हो जाती है। पता है सर। चलिए अच्छा, मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको समझिए। यस सर। पूजा, इतना समझाने के बाद अगर आप ऐसे बताएंगे, ये बहुत खराब, ठीक है? सर वो एग्जाम्पल के तौर पे बताया, वैसे
मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं पर पता है। हाँ, तो एग्जाम में तो एक्सप्लेन करना होता है ना, पता नहीं होना होता। और एग्जाम पे पहले नहीं बताया जाता, मैंने आपको पहले बताया था, समझाया है कि कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सीधा एग्जाम्पल से शुरुआत नहीं करते। कॉन्सेप्ट को पहले व्याख्या करिए, चाहे एक लाइन बोलिए, और उसके बाद उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए। यस सर। कहाँ चले गए? फिर लगता नहीं। आवाज आवाज अनम्यूट करिए। सर पता नहीं क्या है, बीच बीच में चला जाता है। देखिए सर, दूसरी सिम में किए हैं, शायद सही हो। बैंडविड्थ तो नहीं खत्म हो गया? जी नहीं सर, दो दो रिचार्ज दोनों सिम में। अच्छा, चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सैम्पलिंग। 1 घंटा चलेगा ये लंबी जी क्लास। हाँ, तो जी सर। मैं सीधा लिंक कर दे रहा हूँ नोट्स से आपको। रिकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ ताकि बीच में अगर नेटवर्क इशू भी होता है तो आपको परेशानी फील करने की जरूरत नहीं है, क्लास के दौरान बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। के तौर पे आज मैं आपको सैंपलिंग के विषय में बताऊंगा। निदर्शन क्या होता है और निदर्शन के प्रकारों पर चर्चा करूंगा। देखिए, समग्र इकाइयों में से उस किसी एक इकाई को चयन करना सैंपलिंग कहलाता है। यानी कि हम सब में से किसी एक इकाई को चयन करना चाहें तो उसे हम सैंपलिंग करेंगे। यानी सारी इकाइयों में से किसी एक का चयन करें जो कि उस समग्र इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम्पल देखिए, चुनाव की वो प्रक्रिया जिसमें सब में से किसी एक को चुनना चाहे, हम उसे सैंपलिंग कहेंगे। सभी में से किसी एक का चुना जाना। अब एक मोटे रूप में आवाज आ रही है ना? जी ओके, मुझे लगा आ रही है सर। नेटवर्क कट गया इसलिए मैंने वीडियो काट दिया। चलिए फिर से रिकॉर्ड।
पे स्टडी कराऊंगा सैंपलिंग और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो सैंपलिंग यानी निदर्शन, जिसका मतलब होता है कि समग्र इनमें से यानी कुल में से किसी एक ऐसी इकाई का चयन करना जो कुल को प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, तथ्य देने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सेंसस मेथड, जिसे हम जनसंख्या विधि कहते हैं, जिसमें हम समग्र का ही चयन कर लेते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि जनसंख्या विधि के अंतर्गत हम जनसंख्या जब लेने जाते हैं तो पूरे देश के सभी लोगों से जानकारी लेते हैं और उनसे उस जगह के उनके तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, यानी उन चरों को कलेक्ट करके तथ्यों को निकालते हैं। इसे कहते हैं सेंसस मेथड, जनसंख्या विधि। इसके विपरीत जब हमारे पास कम समय हो और हमें बहुत बड़े डाटा पर कम लोगों के साथ डाटा कलेक्ट करना हो, तो हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं जिससे जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे उबलते हुए चावल के पतीले में से कुछ चावल के दानों को बाहर निकाल करके हम उन दानों पर हाथ फेर कर ये एहसास लगा सकते हैं या अनुमान कर सकते हैं कि सारे दाने चावल के पके या नहीं पके। तो इस तरीके की विधि को हम निदर्शन विधि कहते हैं। तथ्य संकलन का यह दूसरा विधि होता है। तो इस प्रकार से देखें तो किन्हीं इकाइयों के समूह समग्र में से पूर्व निश्चित योजना अनुसार कुछ निश्चित मात्राओं को, इकाइयों को चुनने की प्रक्रिया प्रतिचयन या प्रतिदर्शन या निदर्शन यानी सैंपलिंग कहलाती है। अब प्रतिदर्श इकाइयों को चुनने की अनेक विधियां और तकनीक का प्रयोग हो सकता है, जिनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। यहाँ पर एक एक प्रकार की सैंपलिंग का वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग। देखिए, रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है यादृच्छिक प्रतिचयन। ईश्वर की इच्छा मान करके हमने समग्र इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक प्रतिचयन। प्रतिचयन की यह विधि जिसमें इकाइयों का चुनाव पूर्णतः संयोग अथवा दैविक इच्छा पर निर्भर करता है, दैव प्रतिचयन कहलाता है। इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने का स्वतंत्र रूप से सबका चांस होता है, सबके चुने जाने की संभावना बनी होती है। यही नहीं, यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदेश में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर भी देती है। अब इसके अंतर्गत हम लॉटरी मेथड, कई प्रकार की विधि इसके अंतर्गत होते हैं, जैसे लॉटरी मेथड। अब हमने किसी बच्चे को बुलाया और इस क्लास में हमें मॉनिटर सेलेक्ट करना है कि यहाँ के 50 बच्चों की एक पर्ची बनाकर, अलग अलग पर्ची एक कनिस्टर में या एक टिन में डाल दिया और इस बच्चे से कहा कि इसमें से किसी एक को आप पर्ची चूज करके निकालें। बच्चे द्वारा निकाली गई पर्ची में जिसका नाम हुआ, लॉटरी के आधार पर ईश्वर की इच्छा मानते हुए उस व्यक्ति को क्लास का मॉनिटर घोषित कर दिया गया। ये क्या हो गया, ये यादृच्छिक यानी ईश्वर की इच्छा पर आश्रित आधारित एक प्रतिचयन होगा। इसी तरह से कार्ड विधि भी अपनाया जा सकता है, जो कि दूसरा उदाहरण हो सकता है, दूसरा प्रकार हो सकता है रैंडम। एक ताश के पत्तों के 52 कार्ड हैं, हमने से 50 कार्ड ले लिए जो पीछे से एक तरह से है और हर तरफ हर एक व्यक्ति का नाम आगे से दिया गया, कार्ड को पीछे से पलट के फेंक दिया गया और उसके बाद एक तोते को बुलाया और कहा कि इनमें से अपने तोड़ से किसी भी एक कार्ड को टोंक दे या खींच ले। तोते ने जिस कार्ड को खींचा उसके पीछे जिसका नाम था उस व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा सम्मिलित मानते हुए यादृच्छिक रूप से प्रतिचयनित कर लिया गया। ये भी रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण है। इसी प्रकार ग्रिड विधि होता है। ग्रिड विधि जनरली ज्योग्राफिकल क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में छोटा सा खिलौना, आप लोग अक्सर बच्चे देखते हैं मेले वगैरह में जाते हैं, 10 संख्याएं लिखी होती हैं और उसमें छोटा सा बॉल पड़ा होता है, उसके बाद उसे पुश किया जाता है तो बॉल कहीं भी 1 से लेकर 10 तक कहीं भी रुकता है, किसी भी ग्रिड में रुकता है। तो जनरली यहाँ ग्रिड किसी भी एरिया से रिलेटेड होता है, तो एरिया आधारित प्रतिचयन को जनरली हम लोग ग्रिड में बांट देते हैं।
और फिर इसी प्रकार की किसी विधि द्वारा जिस ग्रिड में यानी जिस ग्रिड में या जिस खाने में गेंदा रुक जाए या लकड़ी चला जाए, जो कहा जाए हमारी सुई, तो उसे हम मान लेते हैं ग्रिड विधि क्या है। तो ये भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार किसी में। इसी प्रकार ट्रिपिड मेथड भी होता है। ट्रिपिड मेथड मिस्टर ट्रिपिड द्वारा बनाई गई पुस्तिका है, जिसमें सपोज करिए कि 400 पन्नों की किताब है, 50 बच्चों की हम 8 बार हर एक बच्चे का एक एक 50-50 राउंड पे नाम लिख दिए और फिर बीच में से किसी भी पन्ने को खोला और जिसका नाम आ गया उस व्यक्ति को हमने मान लिया मॉनिटर। तो इस प्रकार से यहाँ 100% संभाव्यता सबकी चुने जाने की बनती है और सबकी संभाव्य, इसलिए इसे संभाव्य प्रतिचयन भी कहते हैं, प्रोबेबल सैंपलिंग भी कहते हैं। विभिन्न अन्य प्रतिदर्श विधियों के समान होने के कारण कई बार इन्हें विशेष रूप से हम साधारण दैव प्रतिचयन कहते हैं। अभी हाँ इस बात को समझिएगा, साधारण जनरल रैंडम सैंपलिंग कह देते हैं। अब ये जनरल रैंडम सैंपलिंग को और बेहतर रूप से और भी इसमें रैंडम सैंपलिंग के कैसे प्रकार हो जाते हैं, आगे और भी सैंपल के प्रकार में इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की सैंपलिंग का, जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्रतिचयन, आकस्मिक प्रतिचयन, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। जब प्रतिदर्श का चुनाव पूर्णतः सुविधा या उपलब्धता के आधार पर किया जाए तथा प्रतिनिधित्वता का कोई ध्यान नहीं दिया जाए, तब चुनाव की यह विधि आकस्मिक प्रतिचयन कहलाता है। अब अचानक एक बार में हमें चूज करना पड़ जा रहा है किसी का भी, हमें एक झटके से जाना पड़ गया और हमें क्लास में किसी को मॉनिटर से तुरंत सेलेक्ट करना है, बिना सोचे विचारे आकस्मिक रूप से एक व्यक्ति को मॉनिटर सेलेक्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति का चयन होगा वो एक प्रकार से आकस्मिक प्रतिचयन होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, आकस्मिक प्रतिचयन यानी एक्सीडेंटल रैंडम में क्या डिफरेंस है। देखिए, रैंडम में सुविचारित रूप से हम किसी का चयन करते हैं ईश्वर की इच्छा मानकर, जबकि एक्सीडेंटल में हम सुविचारित रूप से चयन तो करते हैं, नहीं, एक्सीडेंटल में हम सुविचारित रूप से नहीं चयन करते हैं, इसमें अनायास जो सामने पड़ जाता है, यानी इसमें प्लान नहीं करते, जबकि रैंडम में प्लान करते हैं, एक्सीडेंटल में प्लान नहीं करते हैं। इसमें जैसा भी सुविधा हमें हुआ वैसा हमने चयनित कर दिया, तो सामने जो पड़ गया हमने उस व्यक्ति को कह दिया भैया आप मॉनिटर हो, थोड़ी देर देखिए मैं आता हूँ। इसे कहेंगे एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसके बाद जो तीसरा है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं हिमकुंडक प्रतिचयन, हिम गेंद प्रतिचयन। अब असंभाव्य प्रतिचयन का ऐसा स्वरूप हिम गेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचनादाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब होता यह है कि हम फील्ड में जाकर के डाटा ले रहे हैं और हमें ज्यादा जानकारी अपनी फील्ड के विषय में नहीं है, हम ज्यादा अपनी फील्ड के विषय में नहीं जानते, तो हम किसी से पूछेंगे, कोई हमें कुछ बताएगा और उसके द्वारा रिफर्ड होकर हम फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस के आधार पर एक से दूसरे व्यक्ति को चयनित करना, एक से दूसरे व्यक्ति तक जाना क्या कहलाता है? हिमकुंडक प्रतिचयन कहलाता है, रेफरेंस के आधार पर। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लें। सपोज करिए कि हम यहाँ से
कानपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं और हमें कानपुर विश्वविद्यालय के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कानपुर स्टेशन उतर के हमने किसी से पूछा, भैया हमें कानपुर यूनिवर्सिटी जाना है। उसने बताया यहाँ से आप सीधा चले जाइए और 2 किलोमीटर दूर ऑटो पकड़ लीजिएगा और वहां से आप कचहरी के ऑटो जो जाती है उसको पकड़कर सीधा निकल जाइएगा। वहां से 2 किलोमीटर और आगे ऑटो आपको जब छोड़ेगी तो आप देख लीजिएगा, वहीं से आपको इसका साधन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 1-2 लोगों से रेफरल होते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी प्राप्त किया। तो रेफरेंस के आधार पर जनरली इस प्रकार की तकनीक को जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हिम गेंद प्रतिचयन कहते हैं। अब इसे हिम गेंद क्यों कहते हैं? क्योंकि हिम की उपमा पर आधारित है। डाटा का संकलन ठीक जिस प्रकार से हिम के गेंद में हिम की बूंदें मिलने से उसका दायरा बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूचना का दायरा सूचना के गेंद में धीरे धीरे मिलने से बढ़ता जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे यह हिम का गोला है और इस पर हिम की बूंदें गिर रही हैं, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से सूचना का बिंदु शुरू हुआ किसी एक व्यक्ति के मिलने से, उसने रेफरेंस किया और उसके रेफर से किसी और दायरे से कुछ जानकारियां और मिली, सूचना का जो बिंदु है वो बढ़ता गया। तो समान आधार के वजह से, देखिए समान आधार के वजह से सूचना का दायरा, ठीक है, जैसे हिम का गोला हिम के बिंदु के गिरने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, वैसे ही सूचना का दायरा सूचना के जुड़ने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसी प्रकार समान आधार पर इसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है एवं सूचनादाताओं से संपर्क करना और उनसे जानकारी इकट्ठा करना कठिन होता है। यह विधि हिम गेंद की उपमा पर आधारित है, जिसमें बर्फ के ढेले के बार बार बर्फ मिलाकर जैसे जैसे गोल किया जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया स्नोबॉल सैंपलिंग। अब चलते हैं चौथे प्रकार के सैंपलिंग के, जिसे हम कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव जिसे हम जजमेंटल भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं उद्देशात्मक या निर्णायक प्रतिचयन। देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला सैंपलिंग का प्रकार है। आप पीएचडी कर रहे होंगे तो आपके सुपरवाइजर 99% सामाजिक या मानविकी विषयों में पर्पसिव सैंपलिंग ही देंगे, दिलवाएंगे या देंगे किसी को चेक करने के कारण, क्योंकि सबसे सेफेस्ट है। सेफेस्ट इन द सेंस कि आपने जो पर्पस बना के सैंपल किया वो आपके अनुसार बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और आपकी कार्य पूर्ति उससे हो जाएगा। आपने इसीलिए उसको पर्पस में रखते हुए ध्यान रखते हुए इस पर्पस पे आपने इस सैंपल को लिखा। तो जब किसी प्रतिदर्श का चुनाव सुविचारित रूप से किन्हीं परिवर्तनों को आधार बनाकर किया जाता है ताकि चुनी गई इकाइयों समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, तब इसे उद्देशात्मक प्रतिचयन कहते हैं। इसमें शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होने के कारण समग्र के प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमने इसमें पहले से पूरा विचार कर लिया कि हमें ऐसे ही व्यक्ति को सिलेक्ट करना है,
तो ये भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमें क्लास में मॉनिटर सेट करना है। अब हमने जिस व्यक्ति को रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर मॉनिटर बनाया, पता चला कि वो महागधा है, एकदम गुड़गोबर व्यक्ति, वो उसकी पढ़ाई भी खराब हो गई और वो बच्चों को शांत भी नहीं कर पा रहा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो छात्र गतिविधियों में, छात्र नेतागिरी गतिविधियों में अधिक है और पढ़ाई डिस्टर्ब भी करता है और मुझे भी प्रभावित करता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट हो जाए जो जिसमें डिसिप्लिन नाम की चीज ना हो। अतः मैं चाहता हूँ ऐसा व्यक्ति हो जो कि थोड़ा पुराना स्टूडेंट हो, थोड़ा सम्मान रखता हो, सभी बच्चे उसको आदर की दृष्टि से देखते हो, सभी के साथ अच्छा संबंध हो। तो ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर सेलेक्ट किया जाना चाहिए मेरी दृष्टि में, ऐसा मैंने योजना बनाया। अब ऐसा सोचकर हमने जिस बालक का सिलेक्शन किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं ऐसा सोच के सिलेक्शन करूंगा तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर तो मैं सबके चांसेस तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं अगर ये बात सोचूंगा कि पढ़ने में भी अच्छा हो, मैं ये सोचूंगा जो बहुत डिसिप्लिन वाला आज्ञाकारी हो, मैं ये सोचूंगा कि जो पुराना बच्चा हो, तो नया बच्चा सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएगा। कई ऐसी बातें हैं जो मैं अपने फेवर्ड होकर ही किसी को सिलेक्ट करूंगा। तो इस प्रकार से पर्पस को ध्यान में रख के जब सिलेक्शन किया जाता है तो इसे हम पर्पजित या निर्णयात्मक या जजमेंटल या उद्देशात्मक प्रतिचयन कहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की सैंपलिंग की, जिसे हम कहते हैं एरिया सैंपलिंग। तो बात होती है एरिया सैंपलिंग। अब एरिया प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र में से किसी एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है, इसे क्षेत्र प्रतिचयन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः भौगोलिक तथा कृषि क्षेत्रों के अध्ययन में होता है, परंतु आजकल सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। यूजुअली आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि वो जहाँ क्षेत्र का चयन करना हो, तो एरिया आधारित रिसर्च, क्षेत्र बेस्ड रिसर्च जहाँ पर हो रहा है वहां पर हम एरिया सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हो, तो ज्योग्राफी के क्षेत्रों में एरिया पर ज्यादा प्रबल होता है, तो एरिया स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्षेत्र आधारित प्रतिचयन। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं क्षेत्रीय प्रतिचयन, जिसको हम डोमल सैंपलिंग कहते हैं। डोमल देखिए, डोमल से नाम से समझ में आता है रिहायशी एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर। अब लोगों के रहने, घरों की बनावट, घर के अंदर पाए जाने वाले लोगों की विशेषता, ठीक है, विशेष समूह, विशेष समुदाय पर आधारित रिसर्च क्षेत्र इत्यादि इत्यादि को हम डोमल सैंपलिंग कह सकते हैं। अब जहाँ एरिया सैंपलिंग सिर्फ और सिर्फ एरिया यानी क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर डोमिसाइल डोमल सैंपलिंग के उस क्षेत्र में रहने वाले विशेष लोगों से संबंधित है। तो प्रतिचयन की वह विधि एक विशेष प्रकार से जिसमें किसी खास क्षेत्र के घरों को व्यवस्थित ढंग से पूर्व योजना अनुसार चयन किया जाता है। इस विधि की में निर्देश दिए जाते हैं कि चयन किए गए क्षेत्र विशेष के प्रति घर में से किस व्यक्ति को प्रतिचयन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पल्स पोलियो अभियान, घर घर जाते हैं, जैसे आप अक्सर देखें कि वैक्सीनेशन जो बच्चों का होना होता है, तो घर घर जाकर के क्या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को टारगेटेड करके जिस जिस घर में छोटे बच्चे हैं उनको ये ड्रॉप पिलाया जाना, वैक्सीनेशन के लिए घर जा रहे हैं, इसी आयु वर्ग विशेष वर्ग के लोगों को ड्रॉप देना, वैक्सीनेशन देना। एक तरह से देखा जाए काफी काम की ये विधि है और इस विधि को सामाजिक रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार बीपीएल श्रेणी का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे
आज हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निर्धारित करने के लिए आय प्रमाण पत्र को रखते हैं। आपको पता है आय प्रमाण पत्र लोग कैसे बना देते हैं? एक वकील ये कहता है 4 लाइन की आय इतनी है और कलेक्ट्रेट से मुहर लग जाता है, जांच भी हो जाती है, आय प्रमाण पत्र बन जाता है। परंतु आय प्रमाण पत्र का आधार होना चाहिए घर पे विशेष एक घर की बनावट। जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर अगर प्लास्टर ना हो, छत पर छत जो है वो पक्की ना हो, ऐसे घरों को विशेष रूप से इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो ये बहुत अच्छा होगा और ये किया जा सकता है तो डोमल सैंपलिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे डोमल सैंपलिंग के आधार पर। अब चलते हैं सातवें प्रकार के, दैट इज क्लस्टर, यानी गुच्छ प्रतिचयन, संभाग प्रतिचयन, क्लस्टर। देखिए एरिया ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग में कोई विशेष अंतर नहीं, स्थान अनुरूप प्रयोग के आधार पर एक झटके में जब किसी एक समूह का चयन कर लिया जाता है तो उसे हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। एक समूह को एक झटके में किसी एक बड़े समूह से अलग कर लिया जाना। जैसे क्लस्टर का शाब्दिक अर्थ है गुच्छ का समूह, व्यक्तिगत इकाइयों की कुछ गुच्छे या समूह के चुनाव की विधि को गुच्छ प्रतिचयन या संभाग कहते हैं। संभाग प्रतिचयन और क्षेत्र प्रतिचयन में विशेष अंतर नहीं होगा, मात्र अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाने की वजह से इनके नामों में अंतर हमें देखना होता है। संभाग विधि में संपूर्ण जनसंख्या को पहले कुछ संभाग यानी कुछ पार्ट्स में विभाजित किया जाता है, तत्पश्चात इनमें से कुछ निश्चित मात्रा में कुछ संभागों को दैव प्रतिचयन यानी रैंडम सैंपलिंग के आधार पर चुन लिया जाता है। इन्हें चुने हुए संभागों में से इकाइयों को सभी इकाइयों में दैव प्रतिचयन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जनरली मैंने आपको बताया कि एरिया और क्लस्टर कोई विशेष अंतर नहीं है। जब हमारा उद्देश्य क्षेत्र हो केवल तब वही एरिया हो जाता है, और जब एरिया ही केवल ना हो और किसी भी प्रकार से किसी संभाग किसी पार्ट का चयन करना हो तो उसे हम क्लस्टर सैंपल कहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो आना अचानक के बाद भी किसी एक एरिया को, ठीक है, किसी एक पार्ट को, किसी क्षेत्र को सेट अलग कर देना। एक एग्जांपल के रूप में सपोज करिए कि आप घर में चावल बना रहे हो, कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं तो आपको नहीं याद हो रहा है कि कितना चावल बना रहे हैं, तो आप चावल से भरी प्लेट ले जाके अपनी माता जी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि कितना चावल उबाल दिया जाए, तो वो एक अंदाज से हाँ हाँ इतना इतना ये अलग कर लो, ये इतना ये सेलेक्ट कर लो, ये इतना है, तो संभाग भी ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक संभाग एक क्लस्टर में कुछ सेलेक्ट कर लिया गया, तो इसे कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरित प्रतिचयन। अब नाम से स्पष्ट होता है कि वर्ग में बांट देना, यानी पहले हम वर्गों में बांटें, क्लास इंटरवल्स को बांटें और फिर उसके बाद चयन करें, वर्गीकृत, छांटना, छांट भट्टी लिखकर विस्तृत प्रतिचयन किसी समग्र को कुछ प्रासंगिक परिवर्तियों के आधार पर, रेलेवेंट आधार पर वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में से कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने की विधि कहलाती है। तो अब सपोज करिए हमें क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करना, तो हम वही उदाहरण से बार बार ले लें ताकि वो आपको इजी पड़े। तो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में एक मॉनिटर या 5 मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, सबका टेस्ट ले लिया। हमने कहा ऐसा करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने की उनके रैंकिंग के आधार पर हम क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। टॉप 5 बच्चों को हम मॉनिटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो
यहाँ पे क्या किया हमने, उनका टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद हमने क्लास इंटरवल बना लिया कि सपोज करिए कि 0 से 10 तक कितना पाए बच्चे, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50। तो हमने देखा यहाँ पर 0 से 10 तक में जो बच्चे आए हैं 15 बच्चे आए हैं, फिर 20 बच्चे आए हैं, फिर 10 बच्चे आए हैं, 33 हो गए, फिर 8 बच्चे आए हैं, 7 बच्चे आए हैं, 4, 5, 15, 20। अब हमने देखा कि ये क्लास इंटरवल हो गया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हमने कहा कि ऐसा है कि हमें 40, 41 से 50 तक में जो 7 बच्चे आए हैं इन्हीं में से क्लास मॉनिटर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें से हमने 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। तो ये क्या हुआ कि हमने वर्ग में बांटा, क्लास इंटरवल किया और सर्वाधिक मार्क्स पाने वाले बच्चों में से सेलेक्ट कर लिया। ये हो सकता है डायरेक्ट सिलेक्शन, यानी डायरेक्ट स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड के बाद इसमें और भी स्ट्रेटिफाइड कर दिया जाए। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि ये वर्ग है, अब हर वर्ग से एक एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो एक बच्चा इसमें से निकला, एक बच्चा इसमें से निकला, एक बच्चा इस क्लास से, एक बच्चा इस क्लास से। तो हमने कहा भाई हर वर्ग से एक एक बच्चे से, तो 5 बच्चे हमें सेलेक्ट करने थे, मिल गए 5 बच्चे। फिर एक भी तक प्रक्रिया हो सकती है। तो इसे हम जनरल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे और इसके बाद अगर इनमें से हमें किसी एक ही का सेलेक्ट करना है तो हमने कहा भाई 5 में से किसी एक विषय को आश्रित मान को बना लें। तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानेंगे 5 में से किसी एक को, तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब याद कीजिए मैंने आपको जहां रैंडम बनाया था वहां जनरल रैंडम सैंपलिंग बताया, क्योंकि बिना स्ट्रेटिफाइड करे जब रैंडमली निकाला गया तो इट विल सेट टू डू, इट विल सेट एज जनरल रैंडम सैंपलिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्ट्रेटिफाइड करके और उसके बाद रैंडमली कर दिया, तो ये बन गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक प्रकार से देखिए, तो ये स्ट्रेटिफाइड, इसके ये 9वां प्रकार हो जाएगा, बोर्ड पे लिखना भी चाहिए, हम लिखना स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक समस्या हो रही है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई यहाँ 15 पे एक बच्चा, यहाँ 20 पे बच्चा, यहाँ 10 पे बच्चे, 8 पे या 7 पे बच्चे, तो प्रोपोर्शन का तो कोई ध्यान दिया ही नहीं गया, अनुपात का कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं 15 में, कहीं 20 में, कहीं 7 में, अनुपात का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब अनुपात का ध्यान ना दे करके ऐसे सिलेक्शन किया जाएगा तो ये तो बराबर से सबका चयन नहीं हो रहा है। तो अब अगर हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इन फ्रीक्वेंसीज को बराबर रखते हैं, भले ही क्लास इंटरवल कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम सेलेक्ट करें, तो हम तब सेलेक्ट करेंगे तो उसे वो कहलाएगा प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग या प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब ऐसे कैसे हो सकता है, इसी को बदल दें। हमने देखा भी ऐसा है कि 10-10 बच्चों का फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए, बस कुल मिलाकर हमने फ्रीक्वेंसी पर
केंद्रित हो गए और 10-10 बच्चे होने चाहिए। क्लास इंटरवल पहले 10 बच्चों तक का जो भी आया, देखा कि 17 मार्च तक के बच्चे हैं, 0-17 तक 10 बच्चे आए, फिर 18 से सपोज 28 तक के 10 बच्चे आए, फिर ये 29 से 39 तक के 10 बच्चे आ गए, फिर 40 से 46 तक के 10 बच्चे, और फिर 47 से 50 तक के 10 बच्चे। यहाँ पे मार्क्स 10 बच्चे हैं जो 0 से 17 तक पाए हैं, 10 बच्चे हैं जो 18 से 28 के बीच में पाए हैं, 10 बच्चे हैं जो 29 से 39, 10 बच्चे हैं जो 40 से 46, 10 बच्चे हैं जो 47 से 50 के बीच में पाए हैं। ये हमने बना दिया। अब इन 10 बच्चों में अब हम हायरार्की इनके अंतर्गत किसी एक को रैंडमली निकालेंगे, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग। अब देखिएगा यहाँ और नाम बढ़ता जा रहा है, ये पे रख दे रहा हूँ ताकि दिखे आपको बोलने। इसे कहेंगे स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग। और जब इसके बाद यहाँ से रैंडम करके निकाला, मान लो हमें एक ही निकालना है 5 में से, तो एक और बनेगा स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग, तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रैटिफाइड में भी 4 सैंपलिंग यहाँ पे बनके तैयार हो रहा है। अब आगे बात करते हैं इसे मिटा दें। मैंने आपको अभी 9 प्रकार के 8 प्रकार के बताए, 11 प्रकार हो गया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कोटा सैंपलिंग के विषय में। इसी को यहाँ पर 12 नंबर ध्यान दे रहा हूँ, कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग एज यूजुअली कोटा, जिसको हिंदी में यथांश कहेंगे, देखिए जब प्रतिचयन की विधि जिसमें संपूर्ण समग्र को किन्हीं परिवर्तनों के आधार पर विभाजित करके प्रत्येक वर्ग में से किसी एक निश्चित मात्रा का इकाइयों का चयन किया जाता है, तो इसे यथांश प्रतिचयन कहते हैं। जैसे हमने क्लास में पहले ही घोषित कर दिया कि इस बार सिलेक्शन महिलाओं में से ही हो, तो अब जाहिर सी बात ये आगे आबादी को तो मॉनिटर बनना ही नहीं, या काफी नॉर्मल जो है वो रह जाए। हमने कह दिया कि इस बार जो मॉनिटर होंगे तो लास्ट ईयर बैच के ही बच्चे होंगे, पेड बच्चे ही होंगे, बैक बेंचर्स होंगे वही होंगे। इसी तरह से किन्हीं आधारों, ठीक है, लेकर के जब हम स्थिर करते हैं किसी विशिष्टताओं के आधार पर सिलेक्शन को, तो इसे हम कोटा सैंपलिंग कहेंगे। और सिंपल है, अक्सर आप देखते हैं कि इस साल विधानसभा इलेक्शन का क्षेत्र, ये क्षेत्र महिला सीट घोषित हो गया, ये वार्ड जो है महिला वार्ड हो गया, ऐसा अक्सर होता है। ब्लॉक महिला वार्ड हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ये सारी चीजें, फिर इसका मतलब आरक्षित हो जाने के लिए कोटा सैंपलिंग कहा जाएगा। अब एक और बचता है लास्ट है बहुचरणीय विधि से मल्टी स्टेज सैंपलिंग।
बहुत से चरणों में प्रतिचयन किया जाए। सैंपलिंग बहुत से चरणों में, जब अंतिम मुख्य प्रतिदर्श का चयन कई चरणों में संपन्न होता है तब इसे हम बहुचरणीय प्रतिचयन कहते हैं। विशाल समग्र के कुछ समूहों को उपसमूह खंडों आदि विभाजित करके प्रतिचयन के प्रत्येक चरण में एकाधिक इकाइयों के समूह के चुनाव की प्रक्रिया को बहुचरणीय प्रतिचयन कहते हैं। साधारण दैव प्रतिचयन की भांति इसमें प्रतिदर्श इकाइयों का चयन एक चरण में नहीं किया जाता, कई चरण, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो भाई अब एक IAS ऑफिसर का सिलेक्शन होना है, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, यही चरण हो सकते हैं। तो विशाल समग्र में इकाइयों का प्रत्यक्ष चुनाव करना न तो संभव है न व्यावहारिक। ऐसे में प्रतिनिधि इकाइयों के चुनाव के लिए बड़े समूहों में से कुछ समूह, फिर छोटे समूह, फिर उन समूहों में से उप समूहों में समग्र को विभाजित करने की प्रक्रिया, उनमें से अंतिम इकाई को चयन करने की सब कुछ बहुचरणीय प्रतिचयन के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO अपनी कई अध्ययनों में मल्टीस्टेज सैंपलिंग का ही प्रयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राय किए जाने वाले सर्वेक्षण में समानतः इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रांतों, फिर प्रदेशों, फिर जिलों, फिर पश्चात जिलों में स्थित विकास खंडों, प्रखंडों का चुनाव होता है। यहाँ मैंने अभी आपको इन प्रकारों का वर्णन किया कि इनको कैसे बांटा जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्गीकरण कर देता हूँ। संभावना मूलक प्रतिचयन, असंभावना मूलक प्रतिचयन। संभावना मूलक प्रतिचयन जिसका मतलब प्रतिचयन का वह रूप जिसमें समग्र रूप में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना निर्धारित होती है, संभावना मूलक प्रतिचयन के बाद। जैसे उदाहरण के लिए साधारण दैव प्रतिचयन। अब क्या है कि सबके चांसेस हैं, इसमें क्या 100% सैंपलिंग सकती है। रैंडम सैंपलिंग में क्लास में मॉनिटर सेट करना है, सबकी चांसेस है, सबका पर्ची बनाया गया है, तो सबका चांसेस है। इसी तरह इस तरह दैव प्रतिचयन स्ट्रेटिफाइड भी किया, दैव प्रतिचयन कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, सबकी चांसेस है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इसमें भी क्या है, सबके चांसेस हैं, क्योंकि हम भले सब में डेटा बांट रहे हैं लेकिन चांसेस सबका हो रहा है। बहुचरणीय दैव चयन प्रतिचयन, बहुत से चरण मल्टी स्टेज चरण में भी किया गया है, इसमें मॉनिटर आगे सेलेक्ट होगा पर पूरे देश में से सबको चांस होगा, प्रीलिम सब दे सकते हैं, प्रीलिम्स के इंटरव्यू सबके चांसेस हैं, इसलिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। एरिया में भी ऐसे ही होता है, वो एरिया बनाया गया तो एरिया निर्धारित करने से पहले सबको चांसेस दिया गया और क्लस्टर सैंपल में एरिया ही करने से शुरू कर ये भी प्लान है। तो ये हो गया संभाव्य प्रतिचयन। असंभाव्य प्रतिचयन जिसमें सबकी संभावना ना हो, प्रतिचयन का वह जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना निर्धारण संभव नहीं होता है, संभावना ही प्रतिचयन कहलाता है। जैसे आकस्मिक प्रतिचयन, झटके से जो मिला समय बेटा देखो मैं आ रहा हूँ, ये नहीं सोचा कि सबका चयन इस अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, सही योजना बनाया कि नहीं बनाया, सामने जो पड़ा उसको मॉनिटर, जो मिला उसे मॉनिटर, बस वही। अब पर्पस में भी हाल होता है, पर्पस में हम पहले से अपना पर्पस साध कर बना रहे हैं, सबका चांस तो मिलेगा नहीं, सोचिए मन में कि ऐसा लड़का हो जो पढ़ने में तेज हो तो मॉनिटर बनाएंगे, वॉइस में ही बनाएंगे, ऐसा हो जो बड़ा रेस्पेक्ट वाला हो, रोज बना करता हो, सब कुछ जब हमें पहले से निर्धारित कर लिए तो पर्पस ही होगा तो वो तो झुका रहा है। और यहाँ से कोटा सैंपलिंग भी ऐसे ही होता है। कोटा में भी क्या होता है कि निर्धारण हो गया कि इस बार तो महिला से घोषित सबको चांस होगा ही, ये पूरा सैंपलिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको सैंपलिंग के प्रकार बताए, सैंपलिंग के वर्गीकरण।
ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है। 10 प्रकार के सैंपलिंग में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? तो सर वीडियो अगर अच्छे से एक बार और देख लेंगे, उसके बाद फिर अगर कुछ होगा जरूर बताएंगे, क्योंकि सर आवाज उतनी अच्छे से नहीं आ पाती। हाँ, हो सकता है। जी वीडियो में आपको जी डायरेक्ट जी जी स्पेसिफाइड वीडियो जी सर। आपको